साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स वीडियो नंबर 9। और इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ ए सिस्टम ऑफ कर्व्स ऑन अ सरफेस। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी पढ़े हुए हैं। देखो, दो सिस्टम ऑफ कर्व्स हैं, दो सिस्टम ऑफ कर्व्स हैं। ये दोनों ऑर्थोगोनल सिस्टम तब कहलाएंगे जब ईच कर्व ऑफ वन फैमिली इज ऑर्थोगोनल टू ईच कर्व ऑफ अनदर फैमिली। हो गई बात, समझ में आई बात? नहीं, फिर से देखें। एक फैमिली ऑफ कर्व से F1, दूसरी फैमिली ऑफ कर्व से F2। फैमिली ऑफ कर्व से भी है, फैमिली ऑफ कर्व से भी है। ये दोनों ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। दिस इज ऑर्थोगोनल family of this family, या this is orthogonal family of this family if each curve of one family is orthogonal to each curve of other family। अब ये फैमिली का इक्वेशन, इसका मतलब इसमें पैरामीटर होगा इक्वेशन में। उस पैरामीटर को एलिमिनेट करते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। इस फैमिली का हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स होगा, y डैश होगा। y डैश स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताता है। अगर y डैश को हम रिप्लेस कर दें -1 अपॉन y डैश से, y डैश टेंजेंट का स्लोप होता है, -1 अपॉन y डैश नॉर्मल का स्लोप होता है। तो इसमें अगर हम -1 अपॉन y डैश रिप्लेस कर दें y डैश की जगह, तो इसका मतलब अब टेंजेंट से नॉर्मल हो गए। यानी अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसमें जो y डैश होगा वो स्लोप ऐसी लाइन का होगा जो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ दिस सिस्टम होगा। तो ऐसा करने से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका इक्वेशन आ जाएगा इस फैमिली का। देखिए, ब्रिज का काम कौन कर रहा है ना, यहीं पे जो रिप्लेसमेंट आप करते हो, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, फिर उसमें जो y डैश है उसको -1 अपॉन y डैश से रिप्लेस कर दो। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, फिर उसको सॉल्व करके इसका इक्वेशन निकालते हैं। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहां भी है। यहां जो हम कर्व्स ले रहे हैं वो सरफेस पर ले रहे हैं। सरफेस का इक्वेशन 3 वेरिएबल इन्वॉल्व करता है, x, y, z। तो यहां dy बाई डी एक्स नहीं चलेगा ना, यहां पे 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे। f ऑफ x, y, z इक्वल्स टू 0। मान लीजिए गिवन सरफेस है, गिवन सरफेस phi of x, y, z equals to c। नंबर 2, given family of surfaces, given family of surfaces। बहुत ध्यान से सब चीज़ सीखिए, कॉन्सेप्ट पहले ले लो, फिर एल्गोरिथम लिखवा देंगे क्वेश्चन करने वाला। दो सरफेस एक दूसरे को किस पर काटते हैं? कर्व पर, उसको कर्व ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इस फैमिली ऑफ सरफेसेस को इस सरफेसेस से इंटरसेक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा। फैमिली ऑफ कर्व्स ऑन द सरफेस 1, कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 form a family of curves, form a family of curves for which we have to find OT, for which we have to find orthogonal trajectories। ये differentiating 1 and 2,
differentiating 1 and 2. Del f upon del x dx plus del f upon del y dy plus del f upon del z dz equals to 0. Del phi upon del x dx plus del phi upon del y dy plus del phi upon del z dz इक्वल्स टू 0. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सॉल्व करें. सॉल्विंग दीज वी हैव dx अपॉन, ये कॉलम छूटेगा तो ये जाएगा दिस इंटू दिस, यानी fy फाई जेड माइनस fz फाई वाई. देखो fy फाई जेड माइनस fz फाई वाई इक्वल्स टू dy अपॉन, ये कॉलम छूटेगा गुणा उल्टा करेंगे, fz फाई एक्स माइनस fx फाई जेड. अब इनको गौर से देखें, साइक्लिक रोटेशन में है सब, साइक्लिक सिमेट्री में, इक्वल्स टू dz अपॉन, ये कॉलम छोड़ेंगे, fx फाई वाई माइनस fy फाई एक्स. इन नोटेशन से आप परिचित है ना, जैसे कि ये फाई एक्स का मतलब डेल फाई बाई डेल एक्स, सफिक्स नोटेशन पार्शियल डेरिवेटिव का है. दैट इज dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r. It is differential equation of the family of curves पहला काम तो ये हो. We know that dx by ds, dy by ds, dz by ds are और डिटेल में बताएं. We know that t cap equals to d vector r upon ds. See, curves in space, differential geometry, जिस क्लास में आप होंगे इस समय, इसको पढ़ते समय, उस क्लास में ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री नहीं होगी, ये अगली क्लास में होगी. इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख तो दिए, लेकिन फुट नोट में लास्ट में आपको हम ये चीज प्रूव करके दिखा देंगे. डायरेक्शन कोसाइंस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते समय आपने ये पढ़ा है, जाना है कि कोई यूनिट वेक्टर यदि ijk के फॉर्म में लिखा जाए तो ijk के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो उस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही लाइन के डीसीज होते हैं. फिलहाल इसको थोड़ा सा और लिखें. दैट इज टी कैप इक्वल्स टू dx अपॉन ds i कैप प्लस dy अपॉन ds j कैप प्लस dz अपॉन ds k कैप, where
टी कैप इज द यूनिट वेक्टर along the tangent and vector r is the position vector of general point x I cap plus y j cap plus z k cap। तो d वेक्टर r बाई डी एस बराबर होगा डी एक्स बाई डी एस आई कैप प्लस डी वाई बाई डी एस जे कैप प्लस डी जेड बाई डी एस के कैप। तो यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर आई जे के फॉर्म में है। आई जे के जो कोफिशिएंट्स है वो डीसीज होंगे। 10 डी एक्स अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस डी जेड अपॉन डी एस आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द टेंजेंट। एंड सो डीसीज में किसी फिक्स्ड नंबर से गुणा करते हैं तो डी आर्स का सेट मिल जाता है। तो इन तीनों में डी एस से गुणा करते हैं तो डी एस डी एस डी एस खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया डी एक्स डी वाई डी जेड आर डायरेक्शन रेशियोज डी आर्स ऑफ द टेंजेंट्स। टेंजेंट्स लिखिए बहुवचन में, प्लूरल में, ऑफ द टेंजेंट्स। और आपको मालूम है कि डी एक्स डी वाई डी जेड अगर टेंजेंट हैं और डी एक्स अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर हो तो फिर पी क्यू आर भी डी आर्स हो जाएगा। कुछ गलत बोल गए ना। यदि डी एक्स डी वाई डी जेड डी आर्स हों और ऐसी स्थिति हो तो पी क्यू आर भी डी आर्स होंगे। ये सही है। ओके, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी आर्स है और ए अपॉन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन गामा हो तो अल्फा बीटा गामा भी डी आर्स होता है। फ्रॉम 3 it is clear that P, Q, R are direction ratios of the tangents to the curves of the tangents to the curves of the family of curves of the family of curves ये रिजल्ट दिमाग में रखना है। दो सिस्टम है। इस सिस्टम में जो कर्व्स के टेंजेंट्स हैं, इस सिस्टम में जो कर्व्स के टेंजेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। दो कर्व्स ऑर्थोगोनल तब कहलाते हैं जब कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो। द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आर the differential equations of the orthogonal trajectories are del f upon del x dx plus del f upon del y dy plus del f upon del z dz equals to 0 comma p dx प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू 0। इन्हें सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
सॉल्विंग दीज वी गेट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन, देखो इक्वेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म dx upon p dash equals to dy upon q dash equals to dz upon r dash. नंबर 4, ठीक है, समझ लिया ना। फिर वही dx dy dz, ये सब कॉन्सेप्ट यहां प्रॉब्लम है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओटीज है। ये कैसे पता ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओटीज है? कैसे पता ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ओटीज है? क्योंकि इसमें जो टेंजेंट के डी आर है पी क्यू आर, इसमें जो टेंजेंट के डी आर है पी डैश क्यू डैश आर डैश, ठीक है ना, वो ऑर्थोगोनलिटी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को फुलफिल करेंगे। हियर P dash, Q dash, R dash are direction ratios of the tangents to the curves of the family of orthogonal trajectories. कैसे मालूम? वही लॉजिक ये सब है कि चूंकि डी एक्स डी वाई डी जेड डी आर साफ टेंजेंट होता है, और ऐसी स्थिति होने पर फिर नीचे वाली जो क्वांटिटीज हैं ये भी डी आर्स का एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब हमने कह तो दिया कि ये फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में टेंजेंट्स के डी आर्स हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, तो इसकी जांच भी हो जाएगी। यहीं पे हम लिख देना वेरिफिकेशन। जब डी आर्स मालूम हो तो परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन पी पी डैश प्लस क्यू क्यू डैश प्लस आर आर डैश इक्वल्स टू 0 होगा। ऐसा जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो करके देखना। अब हम क्या करेंगे? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया आपको, अब इसे सॉल्व करना है। तो जब इसमें, अब देखो यही तो है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इसमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस पाया जाता है। तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जब आप पाओगे, निकालोगे, तो एक ऐसा सॉल्यूशन आएगा जिसको पर्टिकुलराइज करने पर इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा, सरफेस, तो उसे हम छोड़ देंगे, दूसरे वाले को कंसीडर करेंगे। इट गिव्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इट का मतलब नंबर 4, यहां पे लिखिए स्टार बना के, इक्वेशन 4 गिव्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मिलता है मालूम है ना? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं। इक्वेशन 4 गिव्स अ पर्टिकुलर solution identical with the equation of the surface, given surface 1. Let another solution of 4, let another जो इंडिपेंडेंट होता है solution of 4 be u of x y z equal to c. Then equations of orthogonal trajectories are u of x y z equals to c लेंगे ये वाला, और इसके साथ सरफेस, गिवन सरफेस f of x y z equals to 0।
तो ये सरफेस दोनों सरफेस है ना, तीन तीन वेरिएबल है, इसका मतलब सरफेस का इक्वेशन है। ये दोनों मिल करके किसको देंगे, कर्व को। चूंकि ये पैरामीटर है इसलिए ये हो जाएगा फैमिली ऑफ कर्व्स। सी का इस्तेमाल ना करें ना, क्योंकि शायद सी हम लोग लिए थे शुरू में, यस इक्वेशन नंबर 2 में सी लिखा हुआ है, तो सी का इस्तेमाल ना करें, आप सी डेस करना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब फुट नोट में आपको हम वो चीज प्रूव करके बताएं। टी कैप बराबर डी वेक्टर आर अपॉन डी एस कैसे होता है, इसे जानना चाहिए। देखो इसकी जरूरत यहां भी पड़ गई, इसकी जरूरत आपको पड़ती है जब आप वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशिएशन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप पढ़ते हो, तब भी इसकी जरूरत पड़ती है। इस कॉन्सेप्ट की जरूरत जो है यहाँ भी देखो पड़ रही है, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री कर्व्स इन स्पेस का पहला आर्टिकल है। इसको कैसे पढ़ा जाए, ऐसे नोट डाल लो, फुट नोट, मतलब लास्ट में जो नोट लिखते हैं उसको फुट नोट कहते हैं। एक्सप्रेशन फॉर टी कैप, टी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along the tangent to the curve। इसकी जरूरत नहीं थी, खींच दिए, चलो कोई बात, हटा इसको, हटा ही देते हैं, जब जरूरत नहीं तो क्यों खींचे। पी और क्यू पर टेंजेंट्स खींचने नहीं खींचेंगे, केवल पी पर खींचेंगे। और along दिस टेंजेंट यूनिट वेक्टर इज टी कैप। ये वेक्टर हो गया वेक्टर आर, ये वेक्टर हो गया वेक्टर आर प्लस डेल्टा वेक्टर आर बाई द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हो जाएगा डेल्टा वेक्टर आर। पढ़ते समय देखो इसे बहुत से बच्चे, जैसे ये लिखा हुआ है मान लो ऐसे, तो इसको डेल एक्स पढ़ते हैं, कृपया आप डेल मत पढ़िए। एक ग्रीक वर्ण है, ग्रीक भाषा का वर्ण है, लेटर है, ये है स्मॉल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, ठीक है ना, और ये है कैपिटल डेल्टा। किसी भी लेटर के साथ आप मनमानी नहीं करना है। डेल एक्स नहीं पढ़िए इसको ये स्मॉल डेल्टा एक्स बोलते हैं इसको। यूनिट वेक्टर अलोंग द कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू समझ रहे ना, यूनिट वेक्टर अलोंग द कॉर्ड पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर है डेल्टा स्मॉल आर वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख दें, कॉर्ड पी क्यू इक्वल्स टू डेल्टा वेक्टर आर अपॉन आर्क पी क्यू इंटू आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू, ऐसे तोड़ दिए, इक्वल्स टू डेल्टा वेक्टर आर अपॉन आर्क पी क्यू को हम डेल्टा एस लिख रहे हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट कर्व पर ले लीजिए आप ए, और यही आजू बाजू जहाँ जगह पाए लिख दें आर्क ए पी
ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू एस, आर्क ए क्यू इक्वल टू एस प्लस डेल्टा एस, तो आर्क पी क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एस। देखो यहाँ से यहाँ तक आर्क, यहाँ से यहाँ तक आर्क, फिर यहाँ से यहाँ तक आर्क, यही सब लिखा हुआ है। इसे ऐसे ही लिखें इसी लहजे में, स्पेलिंग के लहजे में, आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू। टेकिंग लिमिट as q tends to p on both the sides, अब सोचिए, कॉर्ड पी क्यू अंडर द लिमिट q टेंस टू p क्या हो जाता है? ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, कर्वेचर चैप्टर में भी एक कॉन्सेप्ट आता है, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ते समय भी जरूरत पड़ती है। इसको बढ़िया समझ लो। देखो P और Q इसको मिला दिया, तो ये जो है कॉर्ड है, देखो इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन, और उसी का ये पोर्शन इंटरसेप्ट कर लें P और Q के बीच में, तो उसको कॉर्ड बोलते हैं, जीवा। और ये आर्क है। जैसे जैसे Q को P की तरफ टेंड कराया, तो ये जो सेकेंड लाइन है कैसी बनती जाएगी? मान लीजिए Q यहाँ आ गया टहल के, तो अब सेकेंड लाइन कैसी बन गई? ये ऐसी बन गई। मान लीजिए Q और करीब आ गया, तब सेकेंड लाइन ऐसी बन गई। और मान लीजिए Q P के बिल्कुल बगल में आ गया, कर्व पर एक पॉइंट के जस्ट बगल वाला पॉइंट आ गया, तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी। यानी कॉर्ड पी क्यू बिहेव्स लाइक टेंजेंट एट P। तो अब इसे लिखेंगे हम यूनिट वेक्टर along द कॉर्ड पी क्यू अंडर द लिमिट Q टेंस टू P, लिखाएगा टेंजेंट एट P इक्वल्स टू लिमिट Q टेंस टू P डेल्टा वेक्टर R अपॉन डेल्टा S इंटू लिमिट Q टेंस टू P आर्क पी क्यू अपॉन कॉर्ड पी क्यू। implies that यूनिट वेक्टर along द टेंजेंट एट P को हम डिनोट कर दे रहे हैं T कैप से, इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा S टेंस टू 0 डेल्टा वेक्टर R अपॉन डेल्टा S इंटू 1। देखो ये है कॉर्ड पी क्यू, ये है आर्क पी क्यू। सोचो जब Q P के बिल्कुल जस्ट बाद वाला पॉइंट हो जाए, Q टेंस टू P का माने Q कर्व पर P के तुरंत बाद वाला पॉइंट है, तब बताओ कॉर्ड पी क्यू आर्क पी क्यू में कोई फर्क रह जाएगा क्या? अभी तो दूर दूर है तो एकदम फर्क लग रहा है, ये है ये, और पास आ गया तो अब मिला दिया तो ये है और ये है। लेकिन कर्व पर P के बिल्कुल बगल वाला पॉइंट अगर आ जाए, एकदम बगल वाला तो हम बना ही नहीं सकते, तो कॉर्ड और आर्क में फर्क खत्म हो जाएगा। तो जो ये है वही ये है, इसलिए ये 1 हो गया। और दूसरी चीज, P पर जो आर्क था वो S था, Q पर जो आर्क लेंथ है वो S प्लस डेल्टा S हो गया। जब हम Q को P की तरफ टेंड कराएंगे तो यही जो वृद्धि है, इंक्रीमेंट, ये खत्म, टेंस टू 0 होता जाएगा। भाई Q को टेंस टू P करोगे तो AQ AP हो जाएगा ना, तो AP होने का मतलब S हो जाएगा ना, S तब होगा, ये तब होगा जब ये 0 होगा। तो यहाँ पे लॉजिक लिखना, सिंस डेल्टा S टेंस टू 0 एज
Q टेंस टू P। डिफरेंशियल का कंसेप्ट आपको मालूम है, ये क्या चीज़ है, ये डी आर अपॉन डी एस है। इंप्लाइज दैट टी कैप इक्वल टू डी वेक्टर आर अपॉन डी एस। यही प्रूव करना था। इफ वेक्टर आर इक्वल्स टू कंपोनेंट फॉर्म लिख दें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन टी कैप बराबर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी एस जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप, एंड दिस implies दैट डी एक्स अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस डी जेड अपॉन डी एस आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट। ये कॉन्सेप्ट आपको दिए बहुत ज़रूरी था इसलिए, और हमेशा इसको दिमाग में बैठाइए, कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप चौंकिए मत। अब अगले वीडियो में इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा, एक दो जो हो पाएगा। थैंक यू।